तो ब्लैक विडो मूवी जो है रिलीज हो चुकी है और ऑडियंस का रिएक्शन जो है इसके ऊपर काफी ज्यादा मिक्स आ रहा है। मतलब जिस तरह से लोगों ने इससे एक्सपेक्टेशंस लगाई हुई थी, लोगों की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई हैं। कहीं ना कहीं लोग इस मूवी से हर्ट जरूर हुए हैं, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हुए हो। और मैं भी इस मूवी से कहीं ना कहीं हर्ट जरूर हुआ हूँ। लेकिन इसके अलावा जो भी हो, अब ये मार्वल की मूवी रिलीज कर दी गई है, जो कि बहुत ज्यादा डिले के बाद की गई है। और उसको सबसे बड़ी हेट इसी वजह से भी मिल रही है कि इसको इतना ज्यादा डिले किस वजह से किया गया, जब इसके अंदर कोई ऐसा खास सरप्राइज था ही नहीं मौजूद। तो उसको पहले ही रिलीज कर देना चाहिए था, जो बात मैं भी कहता हूँ कि बिल्कुल ठीक है। सो गाइस, दिस इज पी टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली करने वाले हैं ब्लैक विडो मूवी की स्टोरी ब्रेकडाउन, और इसके अंदर जितने भी ईस्टर एग्स वगैरह रेफरेंसेस मैंने नोट करे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इसमें हमने जो छोटी मोटी चीजें डिटेल्स नोट करी, जिसको देखते हुए हमें फ्यूचर की तरफ कोई हिंट मिल रहा है, तो वो सारी की सारी चीजें मैं आज इसी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये आज की वीडियो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बड़ी वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर हम पूरी स्टोरी का ब्रेकडाउन करेंगे, इंपॉर्टेंट पार्ट्स का। इसके अलावा इसके मूवी की कुछ इंपॉर्टेंट हिस्सों के ऊपर भी बात करने वाले हैं। तो इसका मकसद ये है कि इस वीडियो के अंदर जो है भर भर के स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो आप मेरी इस वीडियो को स्किप कर दीजिए, और मूवी देखने के बाद इस वीडियो को फिर देखिएगा, तो आपको फिर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। सो गाइस, स्पॉइलर वार्निंग के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ब्लैक विडो मूवी जो है स्टार्ट बहुत ही शानदार तरीके से की जाती है, जहां पे हमें एक प्रोलॉग दिखाया जाता है जो कि 1995 का, और हमें इस बारे में पता चलता है कि नताशा रोमानोफ का जो बचपन है वो 1995 के अंदर ओहायो अमेरिका के अंदर ही बीता है, जहां पे वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रही होती है, जिसमें हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि रेड गार्डियन और मेलिना और उसकी जो छोटी बहन येलिना, वो लोग सब एक फैमिली की तरह यहाँ पे रह रहे होते हैं। लेकिन हमें बाद में इसी बारे में पता चलता है कि दरअसल ये कोई नताशा रोमानोफ की असली फैमिली नहीं थी, बल्कि वो दोनों आपस में जो है शादीशुदा भी नहीं थे, और वो लोग सिर्फ एजेंट थे रशियन एजेंसी के लिए। और वो वहाँ पे अमेरिका के अंदर इस तरह से इसीलिए रह रहे थे ताकि उनके ऊपर किसी को शक ना हो, और वो लोग बेसिकली यहाँ पे जबरदस्त किस्म के खुफिया मिशन के ऊपर आए हुए थे। और अगर आपने नोट किया हो तो यहाँ पे यंग नताशा का जिन्होंने रोल प्ले करा है, उन एक्ट्रेस का नाम है एवर एंडरसन। और आपको मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इनका फेस देखने के बाद आपको कहीं ना कहीं खलबली जरूर मच रही होगी कि आखिरकार ये कौन है, मैंने इसको पहले कहीं पे देखा हुआ है। तो ये दरअसल एक बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस की जो है बेटी है, जिनका नाम मिला जोविक है, जो कि दरअसल रेजिडेंट इविल की सीरीज के अंदर एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर है, जिनको हमने हर एक मूवी के अंदर एज अ मेन लीड कैरेक्टर देखा है। तो उनकी बेटी है, उनसे बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस दे रही है, इसी वजह से आपको उनमें बहुत ज्यादा मिल भी रही होगी। इसके बाद हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि दरअसल यहाँ पे जो वो एक नॉर्थ इंस्टीट्यूट को जो है रेड करने की कोशिश करते हैं, जिसके जरिए ही उनको वो सारी की सारी चाबी मिल पाती है, जिसके जरिए आगे जाके फ्यूचर में रेड रूम स्टार्ट हो पाता है। तो रेड रूम यहाँ पे हमें इस मूवी के अंदर इस तरह से दिखाई है कि एक एजेंसी है जो कि लोगों का माइंड वॉश करके उनको अपने तरीके से इस्तेमाल करना चाहती है। ये बिल्कुल आप सेम उसी तरह से समझ सकते हैं जिस तरह विंटर सोल्जर प्रोग्राम था, जहाँ पे सोल्जर्स को ट्रेन किया जाता है और उनका माइंड वॉश करके उनसे अपने मतलब के काम करवाए जाते हैं। तो ये भी रशिया का एक और उस तरह की आप ब्रांच समझ सकते हैं जो कि रेड रूम से मशहूर थी। और इस पूरे के पूरे रेड रूम को आगे सक्सेसफुल बनाने वाले कोई और नहीं बल्कि ये दो रशियन एजेंट्स होते हैं, जिसमें से एक रेड गार्डियन होता है और दूसरी मेलिना होती है, जो कि अमेरिका से इस नॉर्थ इंस्टीट्यूट से वो फॉर्मूला चुरा लेते हैं, जिसके जरिए वो उस चीज का जो है राज अनलॉक कर सकें। और इसी तरह देखते हैं कि यहाँ पे 1995 के अंदर जब वो लोग अमेरिका से भाग रहे होते हैं, तो इसी वजह से भाग रहे होते हैं क्योंकि उस वक्त जो है शील्ड को उनके बारे में पता चल गया होता है कि ये लोग जो यहाँ पे अमेरिकन बन के रह रहे हैं, ये अमेरिकन नहीं है बल्कि ये रशियन जासूस हैं। और इसीलिए हमने देखा कि पूरी की पूरी वो जो सीक्वेंस होती है चेज वाली, जिसमें वो लोग जहाज के अंदर बैठ के भाग रहे होते हैं, तो वो दरअसल इसी वजह से होती है क्योंकि शील्ड के लोग उनके पीछे लग चुके होते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि कहानी आगे बढ़ती है और वो लोग क्यूबा के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं। और क्यूबा के अंदर हम देखते हैं कि दरअसल वहाँ पे जो है वही हमारे सामने इस मूवी का मेन विलन आता है, जिसका नाम ड्रेकॉफ है। अब इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बता दिया था कि इस मूवी का मेन विलन ड्रेकॉफ होने वाला है, जिसका रेफरेंस हमें थोड़ा बहुत दिया गया है ट्रेलर्स के जरिए। तो दरअसल ये वो शख्स है जो कि पूरे के पूरे रेड रूम को चलाता है, यही वो शख्स है जिसके लिए मेलिना और रेड गार्डियन काम करते हैं, ये वही शख्स है जिसने जो है सुपर सोलर सीरम को डुप्लीकेट करने की कोशिश करी है, और उसी सीरम का इस्तेमाल करते हुए उसने बेसिकली रेड गार्डियन को पावर्स दी हैं, जो कि दरअसल एक तरह की कैप्टन अमेरिका जैसी पावर्स हैं। लेकिन वो बात अलग है कि इस मूवी के अंदर हमने उसको कहीं पे भी अपनी पावर्स का सही इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल भी नहीं देखा। खैर, इसी के बाद हम अपने ओपनिंग क्रेडिट्स की तरफ शिफ्ट होते हैं, जहां हम देख सकते हैं कि हमें दिखाया जा रहा होता है क्रेडिट्स के साथ साथ कि किस तरह से ड्रेकॉफ जो है वो दुनिया भर के मशहूर लीडर्स के साथ मौजूद था, और किस तरह उसकी जो ब्लैक विडोज हैं वो पूरी की पूरी ग्लोब के अंदर फैली हुई हैं, जो कि अलग अलग तरीके से ग्लोब को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। मतलब ड्रेकॉफ इस बात को हमें बहुत अच्छे तरीके से बताता भी है इस मूवी के एंड के अंदर कि किस तरह से वो किसी भी जंग को शुरू कर सकता है और किसी भी जंग को खत्म कर सकता है, और उसके बारे में किसी को भी नहीं पता चलेगा क्योंकि वो शेडोज के अंदर बैठ के एक फाइट लड़ रहा है, जबकि एवेंजर्स जो है वो नॉर्मल फाइट्स लड़ रहे हैं जो कि दुनिया उनको देख सकती है। अब अगर आपको ड्रेकॉफ के कैरेक्टर के बारे में नहीं पता है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि ड्रेकॉफ का जो कैरेक्टर है उसको पहले भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर हिंट किया गया है, और वो दी एवेंजर्स मूवी के अंदर किया गया था। तो आप बोलेंगे कि आखिरकार ड्रेकॉफ का कैरेक्टर एवेंजर्स की मूवी में कहाँ पे इसका लिंक बनता है। आपको याद होगा नताशा रोमानोफ यानी कि ब्लैक विडो जो है
जब लोकी से इंटरव्यू करने के लिए उसके सेल के अंदर जाती है तो वहाँ पे वो उसको उकसाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसी बीच लोकी जो है वहाँ पे उसे ड्रेकॉफ का जिक्र करता है, अगर आपने गौर किया हो। और वही देख के हम देखते हैं कि नताशा की हालत बुरी हो जाती है और वो वहाँ से भागने लग जाती है। तो बेसिकली उसका ड्रेकॉफ का नाम सुन के डर इसलिए लगा था क्योंकि एक तो उसका पूरा का पूरा बचपन बहुत ज्यादा हॉन्टेड गुजरा उसकी वजह से उस रेड रूम के अंदर, और दूसरा जैसा कि हमें इस मूवी के अंदर पता चला है कि नताशा रोमानोफ ने ही जो है ड्रेकॉफ की बेटी की जान भी लेने की कोशिश करी थी और ये रिग्रेट उसके दिल में आज तक मौजूद था। इसके बाद हमें जो है जब मूवी शुरू होती है तो हमें मूवी की टाइमलाइन का बहुत अच्छा सा रेफरेंस मिल जाता है, जहां पर हम देख सकते हैं कि ये मूवी जो है 2016 के अंदर ही टेक प्लेस की गई है जब कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के इवेंट हुए थे। क्योंकि हम देखते हैं कि नताशा इस वक्त यहाँ पे भाग रही होती है, जनरल थंडरबोल्ट रॉस जो है वो उसको पकड़ने के लिए अपने पूरे के पूरे सोल्जर्स के साथ यहाँ पे आए हुए होते हैं। लेकिन इस पूरे के पूरे सीन के बीच हमें एक बहुत ही जबरदस्त मूवमेंट मिलता है जहाँ पे नताशा जो है थंडरबोल्ट रॉस को जो है टॉन्ट करने की कोशिश करती है और कहती है कि आप मेरे पीछे क्यों लगे हुए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, वैसे भी मेरे ख्याल से तुम्हारी ये सेकंड ट्रिपल बाईपास सर्जरी हुई है और तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा कमजोर भी लग रही है। अगर आपने इस बात को गौर किया होगा तो ये बात बहुत ज्यादा साफ थी यहाँ पे कि यहाँ पे थंडरबोल्ट रॉस की अगर आप शक्ल देखेंगे इस पूरी की पूरी मूवी के अंदर या उनकी हालत देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा वीक नजर आ रहे हैं। और नताशा ने ये दो अल्फाज सिर्फ इसीलिए नहीं बोले हैं बल्कि इसके जरिए एक बहुत जबरदस्त किस्म की फोर शेडोइंग की जा रही है। ये मैं ऑलरेडी अपने पिछली वीडियो में बता सकता हूँ, लेकिन आपको फिर से बता देता हूँ कि थंडरबोल्ट रॉस की जो है अब हो सकता है कि किसी बीमारी की वजह से तबीयत खराब हो रही है और वो अपनी तबीयत को अपने आप को स्टेबल करने के लिए वही सुपर सोल्जर सीरम के ऊपर दोबारा से एक्सपेरिमेंट्स करना स्टार्ट कर देंगे जो उन्होंने इनक्रेडिबल हल्क के ऊपर करे थे, और वही एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने एबोमिनेशन के ऊपर करके उसको एबोमिनेशन बनाया था। और थंडरबोल्ट रॉस भी इस एक्सपेरिमेंट को अपने ऊपर अब करना चाहेंगे ताकि वो अपने आप को दोबारा जिंदा रख सके, सेहतमंद रख सकें, और उसके नतीजे में थंडरबोल्ट रॉस जो है वो एमसीयू के अंदर रेड हल्क के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। तो ये दो छोटे से अल्फाज जो कि नताशा ने थंडरबोल्ट रॉस से मोबाइल फोन के ऊपर कहे थे, ये एक बहुत ही बड़े मायने रखते हैं अगर आप इसके ऊपर गौर करें। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने रेड गार्डियन के कैरेक्टर के ऊपर। तो रेड गार्डियन के कैरेक्टर के ऊपर मैं सबसे पहले ये बात करना चाहूंगा कि इस मूवी के अंदर जो सबसे अच्छा कैरेक्टर था, जो मुझे समझ में आ रहा था, जिसको मुझे देखने में मजा आ रहा था, उसी कैरेक्टर को सबसे ज्यादा कम स्क्रीन टाइम दिया गया है। और सबसे बड़ी बात कि ये एक अच्छा खासा सुपर सोल्जर है, यानी कि कैप्टन अमेरिका को टक्कर दे सकता है। और ये बार बार इस पूरी की पूरी मूवी के अंदर अपने और कैप्टन अमेरिका के साथ लड़ाई के बाद में बातें भी कर रहा होता है। लेकिन इस पूरी की पूरी मूवी के अंदर हमने कोई ऐसा फाइट सीक्वेंस नहीं देखा जहां पे रेड गार्डियन ने कुछ अपना नाम कमाया हो। यहाँ तक कि वो जो एंड वाली फाइट थी जिसमें हम देखते हैं कि वो टास्क मास्टर से लड़ रहा होता है, तो वो फाइट मुझे सबसे ज्यादा घटिया लगी, क्योंकि उसके अंदर हमने देखा कि रेड गार्डियन ने टास्क मास्टर से मुकाबला करने की भी कोशिश नहीं करी, बल्कि उसको एक सेल के अंदर कैद कर दिया ताकि वो वहां से बाहर ना निकल सके। तो इस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है रेड गार्डियन के कैरेक्टर के हवाले से। लेकिन इसके अंदर उसके जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं डेविड हार्बर, में उनकी तारीफ जरूर करना चाहूंगा कि उन्होंने रेड गार्डियन के कैरेक्टर को बहुत ही शानदार तरीके से प्ले करा इस मूवी के अंदर, और मैं फ्यूचर में उनको बहुत ज्यादा देखना चाहूंगा। लेकिन चलिए इसके हवाले से हम कुछ ईस्टर एग्स की बात कर लेते हैं जो हमने रेड गार्डियन के हवाले से नोटिस करे हैं। जो हमें एलेक्सी की बातों से पता चल पाया है कि रेड गार्डियन जो है वो एक टीम के अंदर शामिल था जो कि रशिया के लिए काम कर रही थी, और उसी टीम के जो है दरअसल लीडर कोई और नहीं बल्कि ड्रेकॉफ ही था। 1983 से 1984 के दरमियान जो है वो बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से अपने एक्शन के अंदर मौजूद था, और वो अपने जेल के अंदर लोगों को बातें भी बता रहा होता है कि किस तरह से वो कैप्टन अमेरिका के साथ काम किया करता था। और उसके बाद जो इसको 1992 के अंदर यूएस में भेज दिया गया एक अंडरग्राउंड ऑपरेशन के लिए, और उसके बाद उसको जो है वहाँ पे 1995 के अंदर दोबारा रशिया बुलाया गया और उसके बाद उसको कैद कर दिया गया। तो इसमें से हमारे पास सबसे पहली बात यहाँ पे ये आती है कि रेड गार्डियन जो है बार बार ये कह रहा था कि वो कैप्टन अमेरिका के साथ लड़ चुका है 1983 और 1984 के दरमियान में। लेकिन अगर आप इस बात पे गौर करें तो ये वो टाइम है एमसीयू के अंदर जब कैप्टन अमेरिका बर्फ के अंदर जमे हुए थे, और बहुत सारे इनमेट्स यानी कि जो सेल के अंदर प्रिजनर्स थे वो भी इस बात को कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि इस टाइम पे तो कैप्टन अमेरिका जमे हुए थे और उनके साथ तुम लड़ कैसे सकते हो। लेकिन अगर हम एक मिनट के लिए ये मान लें कि कैप्टन अमेरिका जिंदा थे और वो मरे हुए नहीं थे, तो अब इसकी कैसे पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि अब हम लोग इस बात को मान लेते हैं कि कैप्टन अमेरिका जो है बर्फ के अंदर जमे हुए 80s के टाइम पे, जो कि हम सब जानते ही हैं। लेकिन फैल्कन इन द विंटर सोल्जर के अंदर अब हमें ये बात पता चल गई थी कि दरअसल कैप्टन अमेरिका जो है वो अकेलौते कैप्टन अमेरिका नहीं थे, बल्कि उनकी एक रिप्लेसमेंट भी काम कर रही थी, जो कि कोई और नहीं बल्कि अजाया ब्राइडले का कैप्टन अमेरिका था, जो कि ब्लैक कैप्टन अमेरिका था। और ये हमें पता है कि तकरीबन इसी टाइमलाइन के अंदर ये एक्टिव था। तो हो सकता है कि यहाँ पे जो है रेड गार्डियन एलेक्सी जिस कैप्टन अमेरिका की बात कर रहा है वो अजाया ब्राइडले हों, और आगे की फ्यूचर मूवीज या प्रोजेक्ट्स के अंदर हम इसके फ्लैशबैक के जरिए इसकी फाइट भी देख सकें। लेकिन यहाँ पे एक और हमारे पास थ्योरी आती है, वो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और वो ये है कि वो कैप्टन अमेरिका अजाया ब्राइडले नहीं बल्कि स्टीव रॉजर्स का ही हो। मतलब हम ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि स्टीव रॉजर्स ने टाइम ट्रेवल करके पीछे टाइम में गए थे और वो वहीं पे रुक गए थे। तो हो सकता है कि ये वो उस कैप्टन अमेरिका से मिला हुआ हो जो कि वापसी टाइम ट्रेवल करके पीछे पास्ट के अंदर गए थे। तो ये एक तरह से बहुत ज्यादा जबरदस्त किस्म का पैराडॉक्स क्रिएट कर देगा। लेकिन ये थ्योरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, और इससे हमें पता चल पाएगा कि शायद कैप्टन अमेरिका जब पास्ट में गए थे तो वो सिर्फ पैगी के साथ टाइम नहीं गुजार रहे थे, बल्कि उन्होंने कुछ एडवेंचर्स भी करे हैं जिसके अंदर उन्होंने रेड गार्डियन के साथ भी कुछ ना कुछ करा जरूर है। तो हम उर्सा के ऊपर बात कर लेते हैं। तो दरअसल उर्सा कोई ऐसा खास नाम नहीं है जिसके जरिए आम लोगों के कान खड़े हों, लेकिन एज अ कॉमिक बुक फैन मैंने इसका नाम सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए थे और अगले 2 मिनट तक मैं उर्सा उर्सा ही बड़बड़ा रहा था।
क्योंकि हमने देखा था कि ये उसी प्रिजन की बात है जहाँ पे रेड गार्डियन सारे के सारे इनमेट से पंजा लड़ा के सबको हरा रहा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो वहाँ का सुपर सोल्जर है, उसके लिए ये सब कुछ भी नहीं है। तो वो यहाँ पे अपना टाइम पास कर रहा होता है। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पे एक शख्स आता है जिसको रेड गार्डियन उर्सा के नाम से बुलाता है, और वो आदमी भी अच्छा खासा लंबा चौड़ा आदमी होता है। अब उर्सा जो नाम है वो कॉमिक बुक्स के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि उर्सा मेजर नाम का कैरेक्टर है मार्वल कॉमिक्स के अंदर, जो कि रेड गार्डियन के साथ ही एक टीम का हिस्सा होता है जिसको विंटर गार्ड कहा जाता है, जो कि दरअसल आप समझ सकते हैं कि रशिया की जो है एवेंजर्स की टीम है। और उर्सा मेजर होता है वो दरअसल एक तरह का म्यूटेंट होता है जो कि खतरनाक किस्म के ग्रिजली बियर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो बोल भी सकता है। तो मैंने जब यहाँ पे उर्सा का नाम सुना तो मुझे लग रहा था कि शायद इस मूवी के अंदर हमें उर्सा मेजर को दिखाया जाए जब वो प्रिजन ब्रेक होगी और वो जो है अपनी बीस्ट वाली फॉर्म के अंदर आके ब्लैक विडो और इन लोगों के साथ आगे चले जाएगा। लेकिन अफसोस के साथ कि यहाँ पे हमें सिर्फ उर्सा को टीज किया गया और उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया गया। लेकिन रेड गार्डियन ने इस मूवी के अंदर भी उर्सा को जोक के अंदर बियर कहा था, तो हो सकता है कि यहाँ पे उसके पास अभी भी उसकी शक्तियां मौजूद हो, लेकिन बस वो उसको अभी इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तो मेरी नजर में ये वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग ईस्टर एग था जो कि मैंने इस मूवी के अंदर नोट करा, जो देख के मुझे काफी ज्यादा मजा आया है। टास्क मास्टर, अब टास्क मास्टर के ऊपर बात करने के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं इसके कुछ छोटी मोटी डिस्कशन आपके साथ इसी वीडियो के अंदर कर लेता हूं। तो टास्क मास्टर का कैरेक्टर जो है बिल्कुल चेंज कर दिया है कॉमिक्स के जरिए, क्योंकि कॉमिक्स में जो है टास्क मास्टर एक जबरदस्त किस्म का जीनियस होता है जिसके पास फोटोग्राफिक रिफ्लेक्सेस होते हैं। मतलब वो किसी भी चीज को देखता है तो उसको फौरन से याद कर लेता है, तो हेंस वो किसी के भी मूव्स को देखता है तो उसको फौरन से रट लेता है और उसका काउंटर अटैक निकालने की कोशिश करता है। और हमने देखा था कि टास्क मास्टर कॉमिक्स के अंदर कोई और नहीं बल्कि शील्ड के अंदर एक काम करने वाला पहले एजेंट होता है जिसका नाम एंटनी मास्टर्स या फिर टोनी मास्टर्स के नाम से भी वो जाना जाता है। लेकिन हमने इस मूवी के अंदर देखा कि हमें पता चलता है कि दरअसल टास्क मास्टर का कैरेक्टर यहाँ पे एक फीमेल है जिसका नाम एंटोनिया है, मतलब एंटोनी से एंटोनियस को कर दिया है। और हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं, उसकी सीक्रेट आइडेंटिटी ड्रेकॉफ की वही बेटी है जिसको नताशा रोमानोफ ने उस बॉम्ब के जरिए उड़ाने की कोशिश करी थी, लेकिन वो वहाँ पे जिंदा बच गई थी। और हमें पता चलता है कि ड्रेकॉफ ने उसके दिमाग के अंदर कुछ चिप्स वगैरह इंसर्ट कर दिए हैं और उसने उसको जो है वही रेड रूम वाले प्रोग्राम के जरिए अपना माइंड वॉश कर दिया है और उसको अपने जो है एक तरह के वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहा है। तो यहाँ से ये एक ओरिजिन तो समझ में आता है कि चलो अच्छा है, लेकिन मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से कि किस तरह से वो सारे के सारे मेल कैरेक्टर्स को फीमेल के अंदर कन्वर्ट करते ही जा रहे हैं। इसको हमने सबसे पहले देखा कि किस तरह से एंशिएंट वन के कैरेक्टर को एक फीमेल में ट्रांसफर कर दिया, गोस्ट जो कि एंटमैन एंड द वास्प का विलन था वो भी एक मेल कैरेक्टर था कॉमिक्स के अंदर, उसको भी फीमेल कर दिया। अब अपने टास्क मास्टर जैसे स्किल्ड आदमी को देखना था तो उसकी जगह भी उन्होंने फीमेल को घुसा दिया और उसके अंदर हमें ये नहीं बताया गया कि उसके पास कोई खास पावर्स हैं, बल्कि बस यही बताया गया कि उसके अंदर एक चिप लगी है, उसी के जरिए वो सब कुछ कर रही है। तो मुझे एक तरह से लग रहा है कि यहाँ पे इन्होंने टास्क मास्टर के कैरेक्टर को वेस्ट कर दिया है इस मूवी के अंदर। लेकिन मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि अभी टास्क मास्टर जैसा कि जिंदा बच चुका है और वो रेड गार्डियंस वगैरह के साथ मौजूद है और वहाँ पे सारी वीडियोस भी मौजूद है, तो उसके जरिए वो उस कैरेक्टर को आगे फ्यूचर में अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें। टास्क मास्टर की अगर मैं फाइटिंग स्किल्स की बात करूं तो वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आए थे, जहां पे उसने हॉकाई के, कैप्टन अमेरिका, ब्लैक पैंथर और नताशा रोमानोफ के मूव्स को बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से कॉपी किया था। और हम देख रहे हैं कि वो ये सब यहाँ पे जो एक टैग की मदद से कर रही होती है, जो कि उसके दिमाग के अंदर वो एक चिप लगाई गई है। तो आई होप कि इस वाली चीज को यहाँ पर थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश की जाए और टास्क मास्टर के कैरेक्टर के ऊपर थोड़ी और स्पॉटलाइट डालनी चाहिए, क्योंकि वो डिजर्व करता भी है। तो आखिरकार मेसन कौन है? तो मेसन का कैरेक्टर हमने देखा कि किस तरह से इस मूवी के अंदर ब्लैक विडो के पास आके उसको जो है प्रोवाइड कर रहा होता है रिसोर्सेज, यानी उसको जिस किसी की भी जरूरत होती है, चाहे वो पासपोर्ट हो, गाड़ियां हो, जहाज हो, फ्यूल के अलावा वो सब कुछ आपको देगा। लेकिन हमने देखा कि वो यहाँ पे जो नताशा से एक बहुत ज़्यादा फ्रेंडली कैरेक्टर प्ले कर रहा है और उसके बारे में कुछ खास बताया नहीं गया है कि वो कौन है और कौन नहीं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस मूवी के अंदर उसको एक अलग से पोस्टर दिया गया है और किसी भी कैरेक्टर को पोस्टर तब दिया जाता है कि जब वो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। तो मेरे ख्याल से वो अभी इस मूवी के अंदर तो नहीं, लेकिन फ्यूचर के अंदर एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले कर सकता है। तो अगर हम रिक मेसन के कॉमिक्स के ऊपर बात करें तो 1989 के अंदर एक ग्राफिक नॉवेल आया था जिसका नाम रिक मेसन द एजेंट था और हमें पता चलता है कि मेसन दरअसल शील्ड का एक एजेंट होता है और वो किसी और का बेटा नहीं बल्कि फिनियस मेसन का होता है, जो कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक विलन है जिसका नाम द थिंकरर है। और बहुत ज्यादा मजे की बात यह है कि स्पाइडरमैन होम कमिंग के अंदर हम थिंकरर के कैरेक्टर को देख चुके हैं, जो कि वुल्चर के लिए उसके हाई टेक वेपन्स को बना रहा होता है। तो हो सकता है कि रिक मेसन जो है वो भी शायद फिनियस मेसन का बेटा ही है एमसीयू के अंदर, लेकिन उन दोनों के काम करने के तरीके अलग हैं। हमें इस बात से पता तो चल गया था कि रिक मेसन की पहुंच बहुत दूर तक है जिस तरह से वो चीजों को अरेंज करवा रहा था, क्योंकि इन दी एंड हमने मूवी के अंदर देखा कि उसने एवेंजर्स के क्वीन जेट तक को अरेंज करवा दिया नताशा रोमानोफ के लिए। अगर हम मलीना के कैरेक्टर के ऊपर बात करें तो ये कॉमिक्स से बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, क्योंकि मलीना का जो कैरेक्टर है वो कॉमिक्स के अंदर एक विलन था जो कि ब्लैक विडो की जानी दुश्मन थी जिसका नाम एरन मेडन था। लेकिन इसके अंदर हमने देखा कि वो मलीना एक तरह की दुश्मन तो है, लेकिन वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से उसको कॉमिक्स में दिखाया गया। लेकिन हमें ये पता चला था कि ये वही शख्स है जिसने इस पूरे के पूरे रेड रूम प्रोग्राम के अंदर उस प्रोग्राम को इन्वेंट करा था, जिसके जरिए सबकी मेमोरीज को वॉश किया जाता है और लोगों के दिमाग के ऊपर काबू पाया जाता है।
अगर हम येलेना के कैरेक्टर के ऊपर बात करें तो मुझे इसका कैरेक्टर काफी ज्यादा अच्छा लगा, जो कि थोड़ा सा फनी भी है, थोड़ा सा चाइल्डिश भी है और अच्छी सी वाइब दे रहा था। और हमने देखा कि किस तरह से वो नताशा को टॉन्ट कर रही होती है उसकी सुपर हीरो लैंडिंग के ऊपर कि तुम हमेशा जब भी लैंड करती हो तो इस तरह से अपने बाल हिलाने की कोशिश कर रही होती है जैसे तुम्हें कोई देख रहा है। तो ये छोटा सा नॉट जो उन्होंने यहाँ पे डिफाइन करा है ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें बुडापेस्ट के ऊपर, जो कि हमारा बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था इस मूवी से पहले, क्योंकि हमने बुडापेस्ट को रेफर करते हुए देखा था क्लिंट बार्टन और नताशा रोमानोफ को सबसे पहले दी एवेंजर्स मूवी के अंदर कि वहां पे कुछ ना कुछ बहुत बड़ा हुआ था। तो हमें दरअसल यहाँ पे ये पता चला कि बुडापेस्ट ही वो जगह थी जहाँ पे उन्होंने ड्रेकॉफ को मारने की सबसे पहली बार कोशिश करी थी और उसके बाद ही नताशा ने जो है शील्ड को ज्वाइन कर लिया था। और हमें यहाँ पे पूरे के पूरे फ्लैशबैक में पता चलता है कि दरअसल नताशा रोमानोफ ने उसकी बेटी यानी एंटोनिया का इस्तेमाल करके उसके बैग के अंदर एक बॉम्ब को रख दिया था और जब वो अपने फादर के पास जाके पहुंची तो उसके जरिए उसने उसको उड़ा दिया। और इस बात का रिग्रेट नताशा रोमानोफ को था कि उसने एक बच्ची का इस्तेमाल करा एक विलन को मारने के लिए और उसकी वजह से एक मासूम की जान चली गई है। लेकिन मुझे अफसोस इस पूरी की पूरी सीक्वेंस में सबसे बड़ा ये हुआ कि हमने यहाँ पे क्लिंट बार्टन का कोई सोए अपीनियंस नहीं देखा यार। मतलब वो इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है नताशा के पास्ट के हिस्से के हवाले से और उसका हमने एक अपीनियंस नहीं देखा, सिर्फ हमने उसकी आवाज सुनी वो भी कॉम्स के ऊपर। ये चीज मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट करती है इस मूवी के अंदर कि हमने इसके अंदर कैमियोज को एक्सपेक्ट करा था, क्योंकि अब ये इतना बड़ा एमसीयू का हिस्सा बन चुकी है तो कैमियोज का होना लाजमी है, लेकिन वो कैमियोज हमें यहाँ पे देखने को बिल्कुल भी नहीं मिले। खैर हमें इसके जरिए पता चल पाया कि क्लिंट बार्टन ही वो शख्स था जिसने रोमानोफ को जो है वहां से आजाद करवाया रेड रूम से और उसके बाद वो उसको शील्ड के अंदर लेकर आया और तब से अब तक वो शील्ड के अंदर ही मौजूद है। तो बहुत सारे लोग ये सवाल भी कर रहे थे कि ड्रेकॉफ ने नताशा को वापसी हासिल करने की कोशिश क्यों नहीं करी, और ये सवाल नताशा ने इस मूवी के एंड में ड्रेकॉफ से भी करा था, जिसके जवाब में उसने बताया था कि वो उसके पीछे इसीलिए नहीं आया क्योंकि वो समझता था कि अगर वो उसके पीछे आता तो अवेंजर्स उसके पीछे उसको ढूंढने के लिए आ जाते और वो नहीं चाहता कि वो किसी की नजर में आए, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से वो एक जबरदस्त किस्म के हेली कैरियर जैसी जगह पे जो है अपना पूरा का पूरा बेस चला रहा है, उसके बारे में किसी को भी नहीं पता है। तो यहाँ से रेड रूम की टेक्नोलॉजी को काफी ज्यादा जबरदस्त तरीके से दिखाई है, तो इसी वजह से वो आज तक जो है इसको डिटेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि वो अर्थ के ऊपर मौजूद ही नहीं बल्कि वो हवा के अंदर है। क्रिम्सन डायनामो को जो है हमें एक छोटा सा ईस्टर एग देखने को मिला तब जब यहाँ पे एलेक्सी जो है येलेना को समझाने की कोशिश कर रहा था, उसको मना रहा होता है, लेकिन वहीं से येलेना बोलती है कि हाँ तुम तो बहुत ज्यादा क्यूट थे ना क्योंकि तुम अपनी टीम के अंदर बहुत अच्छे काम किया करते थे क्रिम्सन डायनामो बन के। और उसने शायद यहाँ पे जो है रेड गार्डियन की जगह क्रिम्सन डायनामो नाम जानबूझ के लिए ताकि हमें रेफर किया जा सके। अब क्रिम्सन डायनामो जो है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है मार्वल कॉमिक्स के अंदर, जो कि दरअसल आयरन मैन का विलन है और आप समझ सकते हैं कि ये रशिया का आयरन मैन है, यानी कि जिस तरह रशिया का कैप्टन अमेरिका हम देख चुके हैं रेड गार्डियन, उसी तरह रशिया का जो आयरन मैन है वो क्रिम्सन डायनामो है और वो दरअसल टोनी स्टार्क से हमेशा दुश्मनी में लगा रहता है जिस तरह रेड गार्डियन कैप्टन अमेरिका से कॉम्पिटिशन में लगा रहता है। और ओरिजिनली बात की जाए कॉमिक्स के अंदर कि क्रिम्सन डायनामो जो है वो एंटन वेल्को होता है और हम जानते हैं कि एंटन वेल्को को हमने देखा था कि वो आयरन मैन 2 के अंदर मर चुका था जब वो हार्वर्ड स्टार्क के साथ काम किया करता था और उसका बेटा इवान वाल्को जो है वो विप्लैश की फॉर्म में आयरन मैन 2 का विलन हमारे सामने आता है। तो आयरन मैन 2 का जो विलन था वो दरअसल विप्लैश और क्रिम्सन डायनामो दोनों को मिला के एक विलन बनाया गया था मूवीज के लिए, लेकिन हमें इससे अब ये पता चल रहा है कि क्रिम्सन डायनामो जो है रशिया के अंदर शायद एक एक्टिव मेंबर था जो कि 80s के टाइम पे रेड गार्डियन के साथ उसी विंटर गार्ड का हिस्सा होगा, जिसके अंदर हो सकता है कि उर्सा मेजर और भी वो कैरेक्टर्स हो जो कि हम कॉमिक्स में देखते आए हैं। तो उसके जरिए हमें यहाँ पे ये हिंट तो मिल गया है कि यहाँ पे हमें कभी ना कभी विंटर गार्ड के हवाले से कुछ ना कुछ देखने को जरूर मिलेगा, चाहे वो फ्यूचर के अंदर हो या फिर वो फ्लैशबैक के जरिए ही क्यों ना हो। इसके बाद अगर मूवी के एंड की तरफ जाएं तो हमने देखा कि यहाँ पे नताशा रोमानोफ जो है बहुत ज्यादा जबरदस्त किस्म की ट्रिक इस्तेमाल करती है, वही मास्क ट्रिक जिसको हमने सबसे पहली बार कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर के अंदर देखा था, जहाँ पे विडो जो है एक पॉलिटिशियन के रूप लेके वहाँ पे अंदर घुस जाती है। और इसी तरह हमने देखा कि यहाँ पे जो है नताशा रोमानोफ ड्रेकॉफ के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाती है मलीना को रूप लेते हुए और मलीना जो है यहाँ पे नताशा रोमानोफ के रूप के अंदर मौजूद होती है। तो इस टेक्नोलॉजी को हमने रिसेंटली फैल्कन इन द विंटर सोल्जर के लास्ट एपिसोड के अंदर भी देखा था जब शैरन कार्टर जो इसी तरह की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए अपने आप को छुपा के अमेरिका के अंदर घूम रही होती है। इसके बाद इसी हमने लास्ट सीन के अंदर काफी इंटरेस्टिंग चीजें देखी जहाँ पे हमें ये पता चला कि हमने देखा कि नताशा रोमानोफ जो ड्रेकॉफ को जब मारने की कोशिश कर रही होती है तो उसको नहीं मार पाती है और यहाँ पे ड्रेकॉफ बताता है कि किस तरह से उसके अंदर जो है एक तरह की प्रोग्रामिंग की गई है, कुछ फेरोमोन्स छोड़े गए हैं जिसकी वजह से वो कभी भी जो है उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकती है, उसके खिलाफ कोई भी वायलेंस अटैक नहीं ले सकती है। तो ये एक छोटी सी चीज थी जो कि मुझे देखने में काफी ज्यादा मजेदार लगी है कि किस तरह से एक नॉर्मल आदमी जिसके पास कोई सुपर पावर्स नहीं है तो उसने इस बात को मेक श्योर किया हुआ था कि कभी भी अगर इसके खिलाफ हो जाए तो उसको मार ना सकें। लेकिन इसी के बाद हम देखते हैं कि जब यहाँ पे नताशा रोमानोफ को वो पूरा का पूरा अपना इविल प्लान बता देता है ड्रेकॉफ कि वो क्या करने वाला है और क्या नहीं करने वाला है, कि किस तरह से वो नताशा को भी माइंड वॉश करके उसको एवेंजर्स के अंदर डाल देगा और एवेंजर्स को मैनिपुलेट करेगा अपने ही उंगलियों के इशारों के ऊपर। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि नताशा रोमानोफ जो है जब उसको मारने से पहले एक जबरदस्त किस्म की स्माइल देती है और कहती है कि थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। और अगर आपको ना याद आया हो तो यही सेम डायलॉग सेम इसी स्टाइल के अंदर नताशा रोमानोफ ने दी एवेंजर्स मूवी के अंदर लोकी से भी कहा था जब उससे वो प्लान उगलवा लेती है कि वो यहाँ पे हल्क को इस्तेमाल करना चाहता है। तो ये एक छोटा सा नोट था जो कि हमारी पुरानी एमसी मूवी की तरफ इशारा कर रहा है। सो गाइस ये वो सारे के सारे छोटे छोटे ईस्टर एग्स थे जो कि मैंने इस ब्लैक विडो मूवी के अंदर जो है
नोट करे थे, और ये कुछ इंपॉर्टेंट ईस्टर एग्स है जो मैंने आपके साथ शेयर करे। और हमने पूरी की पूरी वीडियो के अंदर जो है थोड़ी बहुत ब्लैक विडो की स्टोरी का ब्रेकडाउन भी कर लिया, जो कि इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। अब जैसा कि आप समझते हैं कि मैंने इसमें पूरी की पूरी मूवी ब्रेकडाउन नहीं करी है, अभी भी बहुत सारी चीजें जिनमें हम बात कर सकते हैं, जिस तरह टास्क मास्टर का कैरेक्टर हो गया, रेड गार्डन का कैरेक्टर हो गया, उनके ऊपर हम सेपरेट वीडियोस बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन कैरेक्टर्स के ऊपर अलग से बात करूं तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, तो हम उनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो जरूर बना देंगे। लेकिन अभी के लिए आप मुझे बताइए कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी है। इसके अंदर जो मैंने आपके साथ डिटेल्स शेयर करी है उसमें से आपको कितनी डिटेल्स पहले से पता थी, और इसमें से सबसे बेस्ट ईस्टर एग आपको कौन सा लगा इस पूरी की पूरी मूवी के अंदर। मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट ईस्टर एग था इस पूरी की पूरी मूवी के अंदर वो उर्सा मेजर वाला था, जो कि बहुत ही छोटे लेवल के ऊपर टीज किया गया, लेकिन कॉमिक बुक फैंस के लिए वो बहुत ही ज्यादा था। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि ब्लैक विडो की एंडिंग के अंदर क्या हुआ था और उसके पोस्ट क्रेडिट सीन से इसका क्या मतलब निकलता है, तो उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूँ। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप इस वीडियो को देख के एंड क्रेडिट सीन को आसानी से समझ सकते हैं। सो गाइस, वीडियो को खत्म करने से पहले भी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से ही मुझे इस तरह की वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहती है, जिसके जरिए मैं आपको एंटरटेन करता रहता हूँ। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।